हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये आपका पीआरटी का है, ठीक है, पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है, तो इसके प्रश्नों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत सारे। और इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो 17 नंबर से शुरू हो रहा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए आप लोग कहेंगे तो इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां पे इसका सॉल्व भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत विभव मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे विभव मापी कहते हैं, विभव मापी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें अगर हम गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र है, पूछ रहा चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सदिश राशि है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदिश राशि की बात करें तो वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होती है, इस प्रकार की राशियों को सदिश राशि कहते हैं। जैसे बात करें आपका चुंबकीय क्षेत्र, आपका हो गया वेग, संवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है? आपका सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अदिश राशि की बात करते हैं, इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, दिशा नहीं होती है इसमें अदिश राशि में। और एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन आता है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाल भी आपका क्या है? अदिश राशि है। ताप अदिश राशि है। ऊर्जा ये भी क्या है? अदिश राशि है। ये सब आप ध्यान रखिए। कार्य, कार्य भी आपका क्या है? अदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खड़े होने की स्थिति में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, बीपीएससी टीआरई 2 में भी प्रश्न ये बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी सबसे अधिक क्या होती है? अपवर्तित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। और इसे क्या कहा जाता है? जब 7 रंगों में विभाजन हो जाता है, जो उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा कौन सा रंग अपवर्तित होता है? तो बैगनी रंग सबसे ज्यादा अपवर्तित होता है। और सबसे कम पूछा जाए तो लाल रंग, लाल रंग जो है सबसे कम अपवर्तित होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप गूगल पे देखेंगे, उसमें आपका कई जगह उठेगी भी दिखेगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका राइट आंसर बी माना था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? करा 7 से अधिक किसका पीएच है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त प्लाज्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ब्लड होता है उसका पीएच क्या होता है? 7 से थोड़ा अधिक होता है। कितना होता है? 7.3 से 7.4 होता है। यानी थोड़ा सा क्या होता है? क्षारीय होता है, थोड़ा सा क्षारीय होता है। पीएच अगर 7 हो तो क्या होता है? उदासीन। और 7 से अधिक होगा तो क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से कम पूछा जाता है तो क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है। सिरका की बात करें तो ये आपका इसका पीएच होता है 2.4 से 3.4 तक इसका पीएच होता है, यानी ये अम्लीय हो गया। गैस्ट्रिक जूस भी ये क्या होता है? अम्लीय होता है। इसका पीएच 1.5 से लेकर जो है 3.5 तक होता है, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और हमारा जो ये रक्त प्लाज्मा है ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग
ध्यान रखिए यहाँ पूछा है नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। मानव लेंस में उत्तल लेंस होता है। और पूछा जाता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, ठीक है। देखते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करा क्लोरीन गैस से इसका क्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो CaOCl2 बनता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे विरंजक चूड़ कहा जाता है, ठीक है। ये आपका विरंजक चूड़ का फार्मूला है। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, माता पिता में संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं। सभी को पता होगा, अब की बार भी ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनुवांशिकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है, जीन इसकी क्या होती है, इकाई होती है, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हुए हैं तो इसलिए आप इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ओम के नियम के सत्यापन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका लोहा यानी Fe प्लस करा, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, FeCl2, FeCl2 यानी आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें बनेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी हो सकती है, तो वनारोपण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, देखिए ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है जो रिपीट हुआ है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, क्यों चढ़ी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। टिन की तुलना में जिंक क्या होता है, अत्यधिक जो है प्रतिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, पूछ रहा अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिंब का निर्माण भी किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी किया जाता है और एस्ट्रोजन का स्राव भी किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल है, इमली में पूछ रहा है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें लैक्टिक अम्ल, तो ये किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल, इसे ही क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और ये किस में पाया जाता है, तो चींटी और मधुमक्खियों के डंक में यह पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं। कोलीफॉर्म क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में प्रश्न बना है ये।
नए संसद भवन के वास्तुकार कौन? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मश्री बिमल पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टीआरई 2 में ये भी प्रश्न बना था कि जो आपका जो नया संसद भवन है तो इसमें टोटल सीट कितनी है? तो इसमें टोटल सीट आपका 1272 सीट है, जिसमें आपका 888 सीट ये लोकसभा का है और 384 सीट ये राज्यसभा का है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है तो संविधान सदन पुराने संसद भवन का नाम रखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? संविधान सभा में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 से 15%। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे संविधान सभा का गठन पूछा जाता है किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग हुआ था। कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो है किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का। कब हुआ था? 1946 में। 1946 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक पूछा जाता है कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई है। डेट जरूर ध्यान रखिएगा। और पहली बैठक में जो है अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अध्यक्ष थे। और ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करते हैं जो बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसमें कौन अध्यक्ष बनाया जाता है? तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और संवैधानिक सलाहकार कौन? तो आपका बी.एन. राव को बनाया जाता है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा संविधान सभा के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता जो है किस देश का? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। किसके समय में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। कहाँ का था? मोरक्को का। और इसकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, रहेला जो है इसकी पुस्तक है। पूछा जा सकता है तो ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए किस नदी पर बनाया गया? तो यह पुल जो है चेनाब नदी की सहायक नदी अंजी नदी पर बनाया गया है। अंजी नदी पर यह बनाया गया है, जो आपका चेनाब नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिला पूछा जाए तो गुजरात के आपका मोराबी जिला में, गुजरात के मोराबी जिला में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह की। कब हुआ था ये? आपका 1917 में हुआ था। पूछा जाता है किसके बुलावे पर गए थे चंपारण गांधी जी? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए I2 का मतलब होता है इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब होता है आपका अमेरिका और यूएई, यानी यूएसए और यूएई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन शामिल है? तो भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई, 4 देश इसमें शामिल हैं। और इससे पश्चिम एशिया का
क्वाड ग्रुप कहा जाता है। पश्चिम एशिया का इसे क्वाड ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तृतीय भारत प्रशांत द्वितीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? तो ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये सब जो है करंट से रिलेटेड है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? तो आपका न्यूयॉर्क के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? नाटो प्लस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए यानी अमेरिका ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? तो आपका 31 देश हैं। 31 देश जो है इसमें है नाटो में। ये आपका है नाटो प्लस। नाटो प्लस क्या है? तो नाटो प्लस इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें नाटो और प्लस इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड का ये समूह है। ठीक है, इसमें नाटो भी है ही है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड का ये समूह है नाटो प्लस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्जी गोस्पोडिनो को दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए प्रदान किया गया। टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं ट्विटर के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडा याकारिनो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है बिहार की कुल महिला साक्षरता दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका क्या होगा? महिला साक्षरता दर कितनी है बिहार की? तो 51.5% है। 51.5% है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पुरुष की बात करें तो 71.20% है पुरुष की साक्षरता दर। टोटल साक्षरता दर की बात करें बिहार की कितनी है? तो 61.80%। 61.80। इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षर जिला पूछा जाए बिहार का कौन सा है? तो रोहतास है। रोहतास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया जानी जाती हैं किसके लिए? तो ये जानी जाती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेपर मेसी कलाकार के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है? 132 पद्म पुरस्कार, जिसमें आपका 5 क्या है? 5 लोग को क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। और फिर 17 लोग को क्या दिया गया? पद्म भूषण। और 110 क्या है आपका? क्या है? पद्म श्री है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम सबके आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कदम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। मुंडा और संथाल, कदम और महुआ, कदम और महुआ, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसकी भी पूजा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? जायद के मौसम में किसकी खेती? तो खरबूजा, खीरा, तरबूज। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबी की बात करते हैं, इसमें कौन कौन आता है? तो गेहूं, जौ, मटर, आलू, ये सब क्या है? रबी की है। खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में कौन आता है? तो धान, कपास, सोयाबीन, ये सब किसकी फसल है?
तो ये खरीफ की फसल है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करा भूकंप के संबंध में दिया यहाँ पे। ठीक है, पहला है पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, गलत है। पी तरंगे क्या है आपका? ये अनुदैर्घ्य तरंगे है, अनुदैर्घ्य तरंग है पी तरंग। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है ये। तीसरा है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, ये भी आपका करेक्ट है। तो बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भूकंप में आपका 3 तरंगे होती हैं। पी तरंग जैसे प्राथमिक तरंग कहते हैं, और एक ऐसी तरंग है तो अनुदैर्घ्य तरंग है, और ये तीनों माध्यम में चलती है। ठीक है, और एस तरंग की बात करते हैं। एस तरंग आपका क्या है? ये अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ है एस तरंग। ठीक है, और तीसरी है आपका एल तरंग, और एल तरंग जो है सबसे विनाशकारी होती है, सबसे विनाशकारी एल तरंग होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? लेक सुपीरियर ये कहां पे है? तो ये आपका अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, उसके बारे में दिया है। पहला है यह विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील है, गलत है। खारे का ये नहीं है। खारे का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह कनाडा और यूएसए की मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है ये। तीसरा है यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर आयतन के हिसाब से पूछा जाए तो आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील है, जो आपका रूस में है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता? सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। शुक्र ग्रह जो है ये सबसे गर्म ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है, और इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा और शाम का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, मंगल की बात करते हैं तो ये लाल ग्रह, और बृहस्पति की बात करें तो ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? अमेजन नदी बेसिन का पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेजुएला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी बेसिन में कौन कौन से देश आते हैं? तो वेनेजुएला हो गया, ब्राजील भी ध्यान रखिएगा, इसी में आता है ब्राजील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ये सब देश जो है अमेजन नदी बेसिन में आते हैं। ठीक है, अमेजन नदी की बात करते हैं तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिए बड़ी नदी है। लंबी पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है, नील नदी सबसे लंबी और अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखते हैं सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाए। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में ये आपका वायुयान के लिए जो वायुयान उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और मध्य मंडल की बात करते हैं तो मध्य मंडल ये सबसे ठंडा मंडल है, सबसे ठंडा मंडल है, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लदांग, मलेशिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लदांग जो है मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों जगह कहा जाता है इसे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चेना की बात करते हैं, चेना कहाँ कहा जाता है? तो श्रीलंका में चेना कहा जाता है, श्रीलंका में चेना कहा जाता है। मिल्पा कहाँ कहा जाता है? तो मिल्पा ये मैक्सिको में कहा जाता है, मध्य अमेरिका में कहा जाता है ये मिल्पा। रे पूछा जाता है कहाँ कहा जाता है? तो रे वियतनाम में कहा जाता है। कोनको पूछा जाता है, कोनको कहाँ कहा जाता है? ये वेनेजुएला में कहा जाता है। रोका बहुत इंपॉर्टेंट है, रोका कहाँ कहा जाता है? तो ये ब्राजील में कहा जाता है। ठीक है, पोडू पूछा गया था, पोडू कहाँ कहा जाता है? तो ये आपका उड़ीसा में कहा जाता है। उड़ीसा में क्या कहा जाता है?
पोडू कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी इसे पोडू कहा जाता है। और बात करें कुमारी, कुमारी कहाँ कहा जाता है इसे? पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है। खिल, खिल कहाँ कहा जाता है इसे? तो ये आपका हिमालय क्षेत्र में खिल कहा जाता है। दीपा या बेबर कहाँ कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? करा ग्रीनविच यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है। 0 डिग्री देशांतर में कितने बजे हैं? तो 12 बजे हैं। करा पूर्व में यानी इधर आने पे पूर्व में कितना है? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री में पूछ रहा है क्या समय होगा। आपको पता होगा 1 डिग्री में बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? आपका 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटा पूछ रहा है। 15 का हो गया कितना? 60 हो गया। 30 का हो जाएगा कितना? 2 घंटे हो जाएंगे, यानी 120 मिनट 2 घंटे हो जाएंगे। तो पूर्व में जा रहा है तो हम आगे जाएंगे, तो आगे होगा क्या? 2 बज जाएगा। ठीक है, 12 से अगर 2 घंटे आगे जाएंगे कितना हो जाएगा? 2 बज जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। तो जितने का अंतर हो आप उस हिसाब से निकाल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक क्या है? महासागरीय पर्पटी के मुख्य खनिज घटक पूछ रहा है, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आपका ये क्रस्ट, क्रस्ट ये आपका किससे बना होता है? तो आपका सियाल, सियाल, इसमें क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। उसके बाद आपका क्या होता है? मेंटल, मेंटल ये जिसे आप सीमा कहते हैं। सीमा में क्या होता है? तो ये आपका सिलिका और मैग्नीशियम होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? क्रूड, क्रूड में क्या होता है? निफे, निफे इसमें क्या होता है? निकेल और आयरन होता है। ठीक, आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ये बीपीएससी टीआरई 1, 2 में दोनों में बना है। मल्चिंग शब्द की व्याख्या पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म देखते हैं। खनिज तेल के बारे में दिया है सुरमा घाटी, तो सुरमा घाटी असम में बिल्कुल सही है। लूनेत क्षेत्र ये भी आपका गुजरात में सही है। केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों में पूछा है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। टीआरई 2 में पूछा था कि खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षा मंत्री पूछा जाए कौन थे? तो रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। बलदेव सिंह, ये आपका अंतरिम सरकार की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वित्त मंत्री इंपॉर्टेंट है, कौन थे? लियाकत अली थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मार्च में पारित हुआ था। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा कौन सा सही है? पहला इसमें दिया है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, गलत है। ये किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं, ब्रह्मदत्त जो है ये आपका तीसरे सत्याग्रही थे, तीसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? तो पहले विनोबा भावे थे, पहले विनोबा भावे थे व्यक्तिगत सत्याग्रही। दूसरे नंबर पर कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे, और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तो ये भी आप गलत, पहला भी गलत हो जाएगा। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? देखिए, ऐसा भी प्रश्न बनता है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए
उरांव जनजाति ने। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका गया अधिवेशन हुआ था बिहार में, कब हुआ था, 1922 में। 1922 में यह अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गया में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सी आर दास ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए बिहार में आपका 3 कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। पहला आपका हुआ था 1912 में, कहाँ पे, बांकीपुर में। बांकीपुर में आपका हुआ था 1912 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आर एन मधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1922 में आपका दूसरा हुआ था, सी आर दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद तीसरा आपका 1940 में हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने इसके लिए अध्यक्षता की। तीनों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं, पूछा है यहाँ पे। ठीक है, पहला इसमें एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी की है। नहीं, दादा भाई नौरोजी की नहीं है, ये किसकी है, ये आपका डी डी बसु की है। डी डी बसु की है पुस्तक है ये, एडवोकेट ऑफ इंडिया। दूसरा दिया यंग इंडिया, महात्मा गांधी की है, तो ये आपका क्या है, करेक्ट है, महात्मा गांधी की है। तीसरा है इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। नहीं, ये किसकी रचना है, ये आपका बेहराम जी मालाबारी की है। बेहराम जी मालाबारी की रचना है ये। बेहराम जी मालाबारी की रचना है इंडियन स्पेक्टेटर। ठीक है, तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये भी सुमेलित नहीं है और ये भी सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस अधिवेशन में पूछा जाए तो कांग्रेस के 1938 के अधिवेशन में किया गया था। और 1938 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो हरिपुरा में हुआ था, हरिपुरा में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य पुस्तक की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और इनकी आत्मकथा ध्यान रखिएगा, इनकी आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम ही आत्मकथा है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीट हुआ प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये आपका 1920 से 1922 तक चला था। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ था। आगे, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वयोवृद्ध महिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी आत्मकथा ध्यान रखिएगा, फ्रॉम पर्दा फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट जो है इनकी क्या है, आत्मकथा है, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हें 1997 में भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, तो पूना में किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूना में जो है इसकी स्थापना की थी। अगर बात करें जो है एनी बेसेंट ने कहाँ पे किया था, एनी बेसेंट ने तो अड्यार में किया था, अड्यार मद्रास में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तिलक की बात करते हैं तो तिलक की पत्रिका कौन सी है, तो केसरी और मराठा। केसरी और मराठा किसकी पत्रिका थी, आपका तिलक की। एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट की पत्रिका ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया।
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये किसकी पत्रिका है? तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। सारे पॉइंट इसमें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? देखिए हुंकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राहुल सांकृत्यायन भी, स्वामी सहजानंद भी और यमुनाकार जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपकी बार पूछा गया था कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यू रोज ने कहा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मी की बाई की बात करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1829 में हुआ था। 1829 में या 28 में हुआ था, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ग्वालियर में। और इनकी समाधि पूछा जाता है कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। इसी तरह हम जो है सारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। नारों के नाम दिए है और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता दिया, ठीक है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अगर पूछा जाए किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ, ये किसने दिया था? तो जनता दल ने दिया था 1977 में। जोतने वाले को भूमि, ये किसने दिया था? ये वाम मोर्चा ने दिया था। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, ये दिया था आपका एनटी रामा राव ने। तो इसी हिसाब से मिला लीजिएगा इसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव से के तहत क्या निर्मित हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कॉमिंटर्न। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अला है। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? खेतिहरों की मांग पूछ रहा है इसमें। पहला है राजस्व में कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी था ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 1922 तक चला था। अगला, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? निर्वनीकरण का मुख्य कारण पूछ रहा है इसमें, कौन सा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए क्या क्या खेती की मांग थी, तो खेती के लिए क्या किया गया? वनों को काटा गया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षिता, यानी कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। धर्मो रक्षित रक्षिता, ये किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान और विश्लेषण विंग के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये रॉ की, ठीक है, रॉ का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारदौली सत्याग्रह, जो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और बारदोली की महिलाओं ने ही इन्हें सर्वप्रथम सरदार कहा था। ठीक है, पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1929 में जो महामंदी आई थी उसके बारे में पूछ रहा है। भारत और उसमें क्या संबंध है? ठीक है, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, सही है। मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा आपका, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यह आपका 1992 में हुआ था। कब? 1992 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, देखिए कहां से उठाया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 32% की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। भारत में नारी कल्याण हेतु अधिनियमों का नाम दिया है और अधिनियमों से संबंधित वर्ष दिया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विशेष विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम कब आया था? 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1961 में आया था, 1961 में। और समान पारिश्रमिक अधिनियम तो ये आया था 1976 में आया था। और नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व यानी प्रतिषेध अधिनियम ये कब आया था? ये आपका 1986 में आया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बात सही है, पहली बात हो गई थी इसकी। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ये भी क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मपाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? जो आपका प्रस्तावना में बंधुत्व है पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किससे आश्वासित करता है? व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता एवं एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये आपका इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन.वी. रमन्ना ने कहा था ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? करा गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं पूछा है, इसमें कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस चक्र नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, पोषक चक्र जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका गैसीय चक्र, गैसीय चक्र होता है। दूसरा होता है आपका अवसादी चक्र, अवसादी चक्र होता है दूसरा। ठीक है, गैसीय चक्र में कौन आता है? तो आपका नाइट्रोजन चक्र आता है, कार्बन चक्र आता है और ऑक्सीजन चक्र आता है, ये आपका गैसीय चक्र है। और अवसादी चक्र में आपका क्या आता है? सल्फर चक्र आता है और फास्फोरस चक्र आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र पूछा था, कौन सा नहीं है? तो आपका फास्फोरस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? करा कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में
परिवर्तित करता है। तो स्वपोषित तो करते ही है, कुछ जीवाणु भी करते हैं जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया, और कुछ जंतु भी करते हैं जैसे आपका यूग्लिना हो गया। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, इंपॉर्टेंट है, किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, परावैगनी विकिरण के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछा जाए सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य किसकी है? तो आपका हो जाएगा किसकी? गामा रेज की, गामा किरण की। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी, परावैगनी विकिरण। अगला है, प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे जैव आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है, जैविक आवर्धन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा? तो सीमित संसाधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट के दूषित पानी से होता है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कि आर्सेनिक से क्या होता है? तो आपका ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक से। आपकी बार पूछा गया था इटाई रोग, इटाई रोग जो है किसकी वजह से होता है? आपका कैडमियम की वजह से होता है। कैडमियम की वजह से कौन सा रोग? इटाई रोग होता है। पारा से कौन सा रोग होता है? मिनी माता किससे होता है? पारा से होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इटाई आपके बार बीपीएससी शायद बीसीटीआरई 1 में ही पूछा था, शिफ्ट 2 में। आगे देखते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हुआ है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दिशी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? पारितंत्र का पूछ रहा है कौन सा संघटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जंतु भी है, पादप भी है, सूक्ष्म जीव है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र के घटक की बात करें तो आपका एक होता है जैविक घटक, दूसरा होता है आपका अजैविक घटक। जैविक घटक में कौन आता है? तो जैविक में आपका पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव इसमें आते हैं। अजैविक में आपका मिट्टी, जल, पहाड़, खनिज लवण, ये सब किसमें आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? कौन सी गैस जो है लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मेथेन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। और मेथेन और कहां से होती है? तो धान के खेत से भी आपका मेथेन होता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? आहार श्रृंखला का पूछा है। पादप दिया, हिरण, शेर, यही होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पादप को कौन खाता है? हिरण। हिरण को कौन खाता है? फिर आपका शेर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। देखिए, पादप को मेढक थोड़ी नहीं खाता है। यहाँ पे अगर पादप के बाद कीट होता, पादप बाद कीट होता तब ठीक था। पादप बाद कीट, कीट के बाद मेढक, मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, तब ये होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रैक्टिस में करा भी चुका हूं कई बार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो प्लास्टिक होता है ये आपका जीवाणु, मृत, पोषी, परजीवी किसी से विघटित नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। कह रहा ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सौर सेल भी नहीं करता, पवन चक्की भी नहीं करती, नाभ की ऊर्जा संयंत्र भी नहीं करता है, ये कार्बन के उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आहार जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है प्रश्न ये। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो कितना? 1% ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला,
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? चिपको आंदोलन को पूछ रहा किसके नेतृत्व में मजबूती मिली थी? तो मजबूती मिली थी आपका सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1973 में हुआ था। कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था। इसमें और कौन थे? तो आपका चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, गौरा देवी का नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला डैश, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर कौन मौजूद होते हैं? प्रथम पोषी स्तर पे पूछ रहा है कौन होता है? तो आपका कौन होता है? स्वपोषी होता है, यानी उत्पादक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सबसे पहले कौन होता है? आपका उत्पादक होता है। उसके बाद कौन सा? आपका प्रथम उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद आपका द्वितीयक उपभोक्ता होता है। उसके बाद आपका क्या होता है? तृतीयक उपभोक्ता होता है। तो उत्पादक होता है स्वपोषी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रथम पोषी कौन होगा? आपका स्वपोषी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आपका जो है रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा। आप लोग कहेंगे तो उसका सॉल्व भी मैं वहां पे डाल दूंगा, ठीक है। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।